तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 18 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और हमको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के जो पेपर है वो लगभग लगभग अपनी पूरी पीडीएफ से ही आया है, पीडीएफ से बाहर प्रश्न नहीं गए हैं। एक एक आपको हम यहाँ पर प्रूफ भी दिखाने वाले हैं और 100% रियल जो प्रश्न होते हैं वही हमारे चैनल पर आपको दिखाए जाते हैं और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाती है। और जो हमने डिटेल में जानकारी दी थी वही आज क्वेश्चन बन करके आ गई है, इसीलिए हम एक एक प्रश्न की पूरा जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कौन कौन से प्रश्न आज हमारी पीडीएफ से आए हैं और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि 30 नवंबर तक लगातार हम अपना एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, तो ये सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बेल को भी आपको दबा लेना है और आज सुबह वाली वीडियो भी आपको देख लेना है। उस वीडियो में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के डिटेल एनालिसिस देख लेने हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। उससे पहले बता दें, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वो चाहते हैं कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं किसी भी तरह से, तो वो हमारी पीडीएफ मंगा सकते हैं। मात्र 15 रुपए में आपको वो पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ को कैसे प्राप्त करना है, क्या क्या मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको हम आगे देंगे। उससे पहले आपको बता दें जो हमारे पास प्रश्न आए हैं और कितने नंबर आए हैं जिन्होंने पीडीएफ मंगाई थी। तो देखिए, यहाँ पर ज्ञान सिंह कुशवाहा जी हैं, इनके 83 नंबर आए हैं और ये इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर गए हैं। बहुत सारे प्रश्न इन्होंने हमारे पास से भेजे हैं, तो मैथ के, बाल विकास के, ईवीएस के बहुत सारे प्रश्न इनके द्वारा भेजे गए हैं। तो ज्ञान सिंह कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में एक और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इनके भी 89 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं और इन्होंने हमारी पीडीएफ आज से 5 दिन पहले मंगाई थी और उस पीडीएफ से पढ़ करके आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बता दें आपको पीडीएफ कैसे मंगाना है। तो ये आपको यहाँ पर एक स्कैनर दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट खींचने के बाद में आपको अपना गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम किसी को भी ओपन करना है। वहाँ पर जो स्कैन वाला ऑप्शन आता है उस स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में गैलरी वाले जो गैलरी का आइकन आता है इस पर क्लिक करके जो फोटो आपने ली है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे वैसे ही अपने आप वहाँ पर ऊपर लिख करके आ जाएगा सक्सेस जंक्शन। उस पर मात्र 15 रुपए का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है और तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वो पीडीएफ आप पढ़ करके जाइए, उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी। मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, हिंदी के सब्जेक्ट, ईवीएस, ओलंपिक, स्पोर्ट्स, आपके दिवस, मिट्टियाँ, ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो एक साथ में आपको सारी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। 2-3 घंटे आप रोज़ पढ़ लीजिए और 1-2 बार रिवीजन कर लेना, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, एनवायरनमेंट में भैया देख लो, नीरज चोपड़ा वाला परसों ही आपको कराया था और बताया था कि इसके डिटेल एनालिसिस में से प्रश्न बनेगा बनेगा। और हमने पद्मश्री आपको बताया भी था कि 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री मिला था, जब हमने आपको बताया था कि इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था 2024 वाले ओलंपिक में और इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो पूरा आपको बताया था, उसमें हमने एनालिसिस में इसको कराया था डिटेल में। आज वहीं से प्रश्न उठ करके आ गया है, इसीलिए कहते हैं कि पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए दोनों शिफ्ट का। देखिए, तो 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम इस प्रश्न के बारे में बता दें, हो सकता है यहाँ से आगे और प्रश्न बने। तो नीरज चोपड़ा को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह पुरस्कार दिया था। अब नीरज चोपड़ा से जुड़ी कुछ खास बातें देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न और बन सकता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा से 3 बार प्रश्न आपका बन चुका है अब तक, तो आगे और प्रश्न बनेगा। सबसे पहले, नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं और किस फील्ड से आते हैं, तो ट्रैक और फील्ड से आते हैं, एथलीट हैं, यह आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे भाला फेंक ना पूछे कि कौन से फील्ड के खिलाड़ी हैं, तो ये आपके एथलीट हैं ट्रैक और फील्ड क्षेत्र से। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था। यही वाला प्रश्न परसों आया था, जिसके डिटेल में हमने पद्मश्री कराया था और आज पद्मश्री आ गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने 30 जून 2022 को स्वीडन के स्टॉकहोम में डायमंड लीग में 89.94 मीटर भाला फेंका था। यह भारत में पुरुषों के लिए जेवलिन थ्रो का एक रिकॉर्ड है। तो ये भी पूछा जाएगा कि डायमंड लीग में पहली बार भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। कितना मीटर भाला फेंका, 89.94 मीटर भाला डायमंड लीग में फेंका था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं।
ठीक है। नीरज चोपड़ा को साल 2018 में खेल उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अब अर्जुन पुरस्कार भी आपसे नीरज चोपड़ा का पूछा जा सकता है, जैसे आज पद्मश्री पूछ लिया है। तो 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। साल 2021 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस पर बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको कहीं न कहीं छपा मिलेगा, ठीक है। और नीरज चोपड़ा वर्तमान में भारतीय सेना में नौकरी करते हैं, यह भी आपको याद रखना है, वो इंडियन आर्मी से हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट के बारे में अपनी डिटेल पूरा बता चुके हैं, पीडीएफ में आपको आर्यभट्ट का पूरा मिल जाएगा। आर्यभट्ट उपग्रह सर्वप्रथम कहाँ से छोड़ा गया था? तो 1875 में छोड़ा गया था। आपको इस जब हमने ये प्रश्न कराया था, तो पूरा आपको हमने बताया था। तो देखिए, ये कपुस्टियन यार कॉस्मोड्रोन नामक एक स्थान है, कहाँ पर है? रूस में है। रूस से पहली बार अपना जो है छोड़ा गया था, अपने पास इतनी सुविधा नहीं थी। बाद में हमने अपना मतलब खुद ही अपना बना लिया था इसको लॉन्च करने का जो रॉकेट होता है, ठीक है? लेकिन शुरुआत हमने कहाँ से की थी? रसिया से की थी। देखिए, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के अस्त्रखान ओब्लास्ट में स्थित कपुस्टियन यार कॉस्मोड्रोन से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अब हो सकता है आपको ऑप्शन में ये लॉन्चिंग स्टेशन ना देकर के केवल रूस दिया गया हो, तो रूस सही आंसर हो जाएगा। अगर लॉन्चिंग स्टेशन दिया है, तो कॉस्मोड्रोम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आर्यभट्ट के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। आर्यभट्ट को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको इसका नाम याद रखना है। यह उपग्रह भारत में ही डिजाइन और बनाया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। अब इसकी लॉन्चिंग से जुड़ी कुछ बातें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आगे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए, इसकी लॉन्चिंग के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत सोवियत संघ को भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल, मतलब सोवियत संघ यानी रूस को कहा गया कि तुम हमारे भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर लो और हमारे इस जो हमने आर्यभट्ट तैयार किया है इसको लॉन्च कर दो। उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, और ये डील डन हो गई, ठीक है। इस लॉन्चिंग के बाद भारत दुनिया का 11वां ऐसा देश बना जिसने किसी उपग्रह को किसी भी कक्षा में भेजा था। आर्यभट्ट उपग्रह, हालांकि आर्यभट्ट उपग्रह ज़्यादा दिनों तक काम नहीं किया, सिर्फ 4 दिनों तक ही इसने सिग्नल भेजे थे, लेकिन अपना लॉन्च जरूर हो गया था, पहली पहली बार हुआ था, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आर्यभट्ट को 563 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। चलिए, राकेश शर्मा के बारे में इससे पहले जो प्रश्न सोयूज 11 वाला आया था, उसमें राकेश शर्मा के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी थी, उसकी पीडीएफ भी हमने आपको भेजी थी, ठीक है। तो ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी वो हम ऊपर आपको बता चुके हैं, पीडीएफ मंगवा लीजिए, बहुत फायदा आपको होगा। देखिए, तो राकेश शर्मा किस सन में अंतरिक्ष में गए थे? तो भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री कौन है? राकेश शर्मा, ये प्रश्न आ चुका है। किस विमान से गए थे? सोयूज 11 से गए थे, ये प्रश्न आ चुका है। और आज पूछ लिया कि कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 को ये जो है अंतरिक्ष में गए थे। देखिए, तो राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष पर गए थे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत इंटर कॉस्मोस के साथ सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। यही प्रश्न आपका पूछा गया था इससे पहली वाली शिफ्ट में। राकेश शर्मा को जनवरी 1982 में सोवियत इंटर कॉस्मोस मिशन के लिए चुना गया था। राकेश शर्मा ने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे, ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर जब इंदिरा गांधी जी से इनकी बात हुई थी, तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि आपको भारत ऊपर से कैसा लग रहा है? तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा लग रहा है। तो ये बात भी हमने आपको बताई थी जब हम अपना पीडीएफ सॉल्व करा रहे थे। अंतरिक्ष से लौटने के बाद राकेश शर्मा को भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये 101% आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि राकेश शर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया था? अशोक चक्र दिया गया था, याद रखना। सोवियत ने राकेश शर्मा को सोवियत संघ का हीरो बनाया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये पारितंत्र काट लेना, ठीक है। देखिए, आधी जली हुई लकड़ी में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस निकलती है आधी जली हुई लकड़ी में। चलिए, कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो आधी जली हुई लकड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। लकड़ी जलाने से निकलने वाली अन्य गैसें कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलती है, इसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, ये तीनों गैसें आधी जली हुई लकड़ी से निकलती हैं। और ये आपकी SO2 और NO2 मिलकर के क्या बनाती है? आपको याद होगा, अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछा गया और पूरा हमने आपको बताया था, तो पीडीएफ में आप देख लेना। लकड़ी जलाने से निकलने वाले धुएं में कई तरह के पदार्थ होते हैं। लकड़ी जलाने से निकलने वाले धुएं में और कौन कौन सी गैसें होती हैं वो भी देख लीजिए। तो मीथेन हो जाएगी आपकी, बाकी सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक भी होता है, ठीक है। चलिए, कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो देखिए, लकड़ी जलाने से निकलने वाली जो CO2 है वो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली होती है और खून में ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत करती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस में अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। और ये तीनों ही गैसें आधी जली हुई लकड़ी से निकलती हैं। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न।
चलिए, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है वो क्या करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए, बस विश्व पर्यटन दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लें। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। इस तिथि के चुनाव का मुख्य उद्देश्य कारण यह था कि 1970 में यूएनडब्ल्यूटीओ की कानून को स्वीकारा गया था। ठीक है? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए जो है इस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं वीडियो को, कि इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पर्यटन वैश्विक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने तथा आपसी समझ को बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है 27 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने आपसे कहा था, टाटा वाला प्रश्न 101% पूछा जाएगा। तो जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न भी अपने पीडीएफ से आया है। 26 अगस्त को जो है ये दिवस मनाया जाता है। टाटा स्टील प्लांट जो जिस दिन स्थापित किया गया था, 26 अगस्त को मनाया जाता है। आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं कि कब स्थापित किया गया था। देखिए, तो टाटा स्टील प्लांट की स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी। जमशेदपुर के साक्षी में इसकी नींव रखी गई। इस दिन को टाटा स्टील का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यही प्रश्न आपसे पूछा है कि टाटा स्टील का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ खास बातें देख लीजिए जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, तो टाटा स्टील की स्थापना सर दोराबजी टाटा ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न आगे बनेगा। इसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को था। साल 2005 में इसका नाम बदल करके टाटा स्टील लिमिटेड कर दिया गया। तो टाटा स्टील लिमिटेड का पुराना नाम टिस्को था, 2005 में चेंज किया था। टाटा स्टील टाटा समूह की एक सहायक कंपनी है। और टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये मुख्यालय पूछे जा रहे हैं आजकल, तो मुख्यालय पूछे जा सकते हैं। कल हम एक वीडियो लेकर के आएंगे सुबह 10 बजे के आसपास, जिसमें आपके जो आपका अंतरिक्ष संगठन है, जैसे कि आपका अलग अलग देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों को कंप्लीट करा देंगे, और कुछ अंतरिक्ष से जो शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं उनको भी कल कवर करा देंगे, क्योंकि 2 प्रश्न लगभग वहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है? आज सुबह हमने मिट्टियाँ कराई हैं, तो मिट्टियाँ आप लोग देख लेना आज सुबह वाली वीडियो में। बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी दी है। टाटा स्टील ने 1940 में अपना विस्तार किया। 1912 में पहला स्टील जो है इनगॉट रोल आउट किया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। चलिए भैया, मंगल ग्रह के बारे में पूरा डिटेल में करा रखा है अपनी पीडीएफ में। मंगल ग्रह से पूछ लिया है, और इससे पहले एनालिसिस में भी कराया था। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो हमने आपको बताया था मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। बड़ा छोटा पूछा जा सकता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, देखिए। तो ये दोनों उपग्रह अनियमित आलू के आकार के हैं। इनकी खोज 1877 में असफ हॉल ने की थी। ये प्रश्न याद रखिएगा, आगे 101% पूछा जाएगा। पहले भी हमने आपको बताया था 1877 में असफ हॉल ने फोमोस डीबोस की खोज की थी। उन्होंने इनका नाम यूनानी पौराणिक कथाओं के पात्र फोबोस और डेमोस के नाम पर रखा था। ये दोनों पात्र युद्ध के देवता अरेस के पुत्र थे। फोबोस और डीमोस दोनों शब्द का अर्थ भय होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, यही आपको याद रखना है। और इनकी खोज किसने की थी, इनका नाम भी याद रखना है। चलिए देखिए, बाकी यहाँ पर बताया गया है। अब एक व्यापम में पूछा गया था फोबोस डिवोस में कौन सा बड़ा है, तो फोबोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों में सबसे बड़ा और नजदीकी उपग्रह, याद रखना। इसमें बड़ा कौन सा है, फोबोस है। ठीक है? और दूसरे उपग्रह डेमोस से 7.24 गुना बड़ा है। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबको पता है चेरापूंजी मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जिला पूछा है तो मासिनराम, राज्य पूछा है मेघालय, दोनों बात याद रखना। कुछ जानकारी आपको दे दें, देखिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के मासिनराम में होती है। यहाँ सालाना औसतन 11,871 ml बारिश होती है। यह भारत और दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है। यहाँ बारिश की रिकॉर्ड तोड़ मात्रा 90% बारिश 6 महीने के अंदर ही हो जाती है। तो 6 महीने में ही 90% बारिश हो जाती है। सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी मासिनराम में होती है। अब अभी जो वर्तमान में मासिनराम में हो रही है, पहले चेरापूंजी में होती थी, और दोनों ही मेघालय राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए भैया, हिंदी पर चलते हैं। देखिए, तो हिंदी में आज आपसे 2 संधि पूछी गई थी। पहला पूछा था कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद आपको अलग अलग करके बताना था। निष्ठुर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये भी आपको बताना था। निष्ठुर में कौन सी संधि हो जाएगी, ये भी आपको बताना था। कारक से आपके 2 प्रश्न कारक और विभक्ति से आए थे। संधि के 2 प्रश्न बता दिए हैं। एक प्रश्न विलोम से आया था। गद्यांश और पद्यांश दोनों को मिलाकर के 15 प्रश्न आए थे। इसी में आपका पूरा ग्रामर पूछ लिया था। ठीक है? पद्यांश से अलंकार छंद वगैरह पूछा था।
एक शब्द के लिए अनेक शब्द पूछा गया था, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उपसर्ग, मुहावरा और पेडागोजी। तो पेडागोजी जो आ रही है वो आपके दिमाग की आप मतलब जो समझ होती है उस पर आधारित आ रही है, और हिंदी पेडागोजी अपनी पीडीएफ से ही आ रही है, उससे बाहर नहीं आएगी। तो आपको पीडीएफ में हिंदी पेडागोजी की 2 पीडीएफ मिलेंगी, वो दोनों पीडीएफ आप पढ़ लेना, हिंदी पेडागोजी का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बाल विकास की बात करते हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं बाल विकास के। तो लॉजिकल समझ पर आधारित लगभग 4 प्रश्न आज पूछे गए थे। देखिए एक प्रश्न था, नंदू की पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। नंदू एक छात्र है जो पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है। आप एक शिक्षक हैं तो आप उसे कैसे पढ़ाएँगे? 4 ऑप्शन दिए थे। ये आपके दिमाग के समझ पर आधारित प्रश्न था। अब वो ऑप्शन तो हमको पता नहीं है, लेकिन प्रश्न हमको पता चल गया है, ठीक है? तो ये प्रश्न इस तरह से आ रहे हैं, सुरेश की खेल में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। उसके सारे मित्र कोई ना कोई खेल खेलते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। अगर सुरेश कोई खेल नहीं खेलेगा, तो उसका कौन-सा विकास रुक जाएगा? 4 ऑप्शन दिए थे, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। बाकी आपका जो आपके विकार होते हैं, जैसे डिस्ग्राफिया हो गया, यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है। शैशवावस्था से 2 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब अवस्थाएँ जो हैं, वहाँ से प्रश्न आ रहा है। थानेडाइक का एक प्रश्न है। पियाजे की अवस्था से 2 प्रश्न आ रहे हैं, इसको देख कर के जाना है। समावेशी शिक्षा से 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, और समावेशी शिक्षा की वीडियो जो है हमने बना रखी है, चाहे तो वो देख लेना, चाहे आपको जो हम पीडीएफ भेजेंगे, उसमें समावेशी शिक्षा वाली पीडीएफ भी साथ में होगी, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है? बाकी कोहलर से भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका बाल विकास हो गया। आगे चलते हैं भैया, संस्कृत की बात करते हैं। तो संस्कृत में आपका पैराग्राफ ही आपका 15 नंबर का आ जा रहा है, और इसी में लगभग सारे ग्रामर वगैरह पूछ ले रहे हैं, ठीक है? श्रवण शक्ति से संबंधित कौन-सा विकार होगा, यह पूछा गया था। एक आपका वाच्य आया था संधि विच्छेद, 2 प्रश्न विभक्ति और कारक के आ रहे हैं, बाकी संस्कृत पेडागोजी आ रही है। इसके अलावा धातु, उपसर्ग, लकार, विलोम शब्द और प्रत्यय, इनसे भी आपके एक-एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ये आपके संस्कृत ग्रामर में लट, लकार वगैरह यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको देख कर के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मैथ्स की। देखिए अगर किसी इंग्लिश वाले का एग्ज़ाम हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि इंग्लिश के प्रश्न हमारे पास में नहीं आए हैं, ठीक है? जिन्होंने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं 2 लोगों ने, तो इनका जो है संस्कृत विषय था। चलिए मैथ की बात करते हैं। देखिए तो अमन महेश से 8 वर्ष बड़ा है। उन दोनों की आयु का अनुपात 1:5 है। अमन की वर्तमान आयु आपको बतानी है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखना है आपको, ठीक है ना? जितने सवाल आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये फ़ायदेमंद ही होंगे आपके लिए। अगला देखिए, रोहित की 4 साल पहले की आयु वर्तमान आयु से 9 साल बाद की आयु का 1/16 है, ठीक है? तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है? जो 4 साल पहले की आयु थी, वो वर्तमान आयु के 9 साल बाद की आयु का 1/16 है, तो आपको वर्तमान आयु बताना था, ये प्रश्न पूछा गया था। बाकी एक प्रश्न था, शिवानी के पास कुल 20 रुपए हैं, उसमें से ₹1 के 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है? 3 प्रकार के सिक्के हैं, ₹1 के और 50 पैसे के, 2 प्रकार के सिक्के हैं। कुल सिक्के 30 हैं, तो आपको ये बताइए कि ₹1 के कितने सिक्के होंगे? यह आपसे पूछा गया था। सिक्के वाले प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। बाकी आपका 2 प्रश्न एवरेज से थे भी, ठीक है? और आपका वर्ग करने को बोल रहा है। पेडागोजी अपनी उसी मैथ पेडागोजी वाली पीडीएफ से ही आ जाएगी। मैथ पेडागोजी वाली पीडीएफ देख लेना, 2 पीडीएफ हम आपको मैथ पेडागोजी की देंगे, जो लोग भी मँगाएँगे उनको, ठीक है? एक प्रश्न घनमूल का, गणित शिक्षम अधिगम विधियाँ जो हैं, इसमें भी आपका पीडीएफ में ये आपका अधिगम विधियाँ मिल जाएँगी, उसको भी आपको देख लेना है। बाकी आयु से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। बॉडमास के 2 प्रश्न कैलकुलेशन बेस पर थे। चिन्ह परिवर्तन के सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, भैया अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ पर लोग फँस रहे हैं चिन्ह परिवर्तन में, ठीक है? तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, मतलब कि चिन्हों को परिवर्तन कर दे रहे हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इस तरह से 3 प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद फ्रैक्शन का भी एक प्रश्न आ रहा है, और एक प्रश्न आपका एलसीएम एचसीएफ का आ रहा है, तो ये भी आपको देख करके जाने हैं। बाकी ज्योमेट्री के आज सुबह भी कोई प्रश्न नहीं आया था, शाम को भी एडवांस का कोई भी प्रश्न नहीं मिला। अगर किसी को कोई प्रश्न मिला हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये आपका एग्जाम एनालिसिस हो गया। बाकी पीडीएफ आपको कैसे मंगाना है देख लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फिर से बता दें, स्क्रीनशॉट लेना है इसका। उसके बाद में आपको अपने गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम में जाना है, स्कैनर वाला ऑप्शन खोलना है। जैसे ही आप जो मतलब आप बारकोड स्कैन करते हैं ना, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके जो स्क्रीनशॉट लिया है, उसको आपको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, तुरंत ऊपर लिख के आ जाएगा सक्सेस जंक्शन। ₹15 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो आप पेमेंट वाला लेंगे, इस नंबर पर सेंड कर देंगे, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर कोई अपडेट होती है, जैसे रात को 10 बजे के बाद में पीडीएफ नहीं भेजते हैं, क्योंकि 10 बजे तक जिन लोगों ने भेजा होता है, उनकी हम सुबह से 10 बजे तक जिन लोगों ने भेजा होता है, एक-एक व्यक्ति को ढूँढ-ढूँढ करके
जैसे कोई नीचे रह गया, बहुत सारे मैसेज आते हैं तो नीचे चला जाता है मैसेज, तो ऐसे लोगों को ढूँढ-ढूँढ करके 10 बजे हम सबकी पीडीएफ भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद में 11 बजे फिर से ओपन करते हैं और 11 बजे तक जिसकी पीडीएफ आई होती है, सुबह 4 बजे तक हर एक व्यक्ति के पास में उसकी पीडीएफ होती है, ठीक है? नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे पीडीएफ नहीं भेजी, भाई तुम तुरंत भेज रहे हो, तुरंत कैसे पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है ना? आपका मैसेज नीचे चला गया तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पीडीएफ सबकी आती है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी नीचे अन्य चैनल से भेजे गए लोग आते हैं भैया कमेंट करने के लिए, शुक्ला सर की पीडीएफ बहुत चल रही है, कमेंट करिए आओ कि ये सब फ्रॉड है, पीडीएफ नहीं भेजते, ऐसा कुछ कमेंट कर दो। तो ऐसा कमेंट करेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हर एक व्यक्ति के पास में सुबह 4 बजे तक पीडीएफ होगी, ठीक है? तो आप लोग पीडीएफ मंगवा लीजिए, पढ़ कर के जाइए, 101% आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करके ही आएँगे। जो लोग हमसे पीडीएफ मँगाए हैं, सब लोग क्वालीफ़ाई किए हैं। आपको डेली हम एग्ज़ाम में स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं, ठीक है? बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आपको जॉइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए फिर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, सबके पास में सुबह वाली वीडियो पर आपने कम इंटरेस्ट दिखाया है, थोड़ा उसको भी जाकर के आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज वाली शिफ्ट के मिलेंगे आपको, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। आपका अंतरिक्ष वाले में से 2 टॉपिक हम करवाने वाले हैं। विश्व की अंतरिक्ष एजेंसियाँ और जो है फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है? बाकी अगर पुरस्कार की व्यवस्था बन जाएगी तो अवार्ड की भी एक वीडियो हम करा देंगे। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।